आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम सबके बीच मैंने जैसा कि प्रस्तावना दिया है, लोगों को बताया है, डॉक्टर अरुणा पाठक रीवा मध्य प्रदेश से हम लोगों के साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने अध्ययन काल में, जैसा कि मुझे पता है, आपने रामचरितमानस पर शोध किया है, उसके विभिन्न रस साहित्य के विषय में चर्चा की है और बाल रस से बड़ा कोई रस हम लोगों को नहीं समझ में आता। कृपया अपनी वाणी से कुछ ऐसा सुनाइए जिससे हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ कर सके। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पीएचडी रामचरितमानस से ही है, तो उसी में मैं अपना सुनाना चाहूंगी। बालकांड का जो प्रथम श्लोक है, उसमें तुलसीदास जी ने बताया है कि जो नव रस होते हैं वो सिर्फ एक श्लोक में ही आ जाता है। तो उसी श्लोक से ही हम अपनी शुरुआत करेंगे। और उस एक रस की विशेषता है कि उसमें सरस्वती जी की वंदना, गणेश जी की वंदना और सभी देव देवी देवता हैं उनकी वंदना होती है। तो आज के कार्यक्रम और आपका जो शिक्षा का दीक्षा कार्यक्रम है, ये सफल होए, इसी के साथ मैं अपना शुरुआत करती हूँ। वर्णानाम मध्य संघानाम रसानाम छंद समापि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा कांता स्थमीतरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासितो ही वक्रोस्पि चंद सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्धव स्तति सहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो हम राम बल्लभम यन माया वसवतीम विशृंखलम ब्रह्मादि देवादिसुरा यस्य तोदमसेव भाति सकलो रज्जो यथा सहेव्रम यस्य पाद प्लव मेक में भी भवाम्बोदयसिता सर्वता तबंदेहम तम शेष कारणम परम रामाख्यम मीतम हरिम नाना पुराण निगमगम समदम यदम रामायणे निर्दितम क्वचिदन्यतोऽस्ति स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मज्जुल मातनोति मति मज्जुल मातनोति। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा शुभारंभ हुआ। और इस काव्य पाठ के साथ हम लोग तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं। उन्होंने रामचरित जैसा आख्यान प्रस्तुत करके हम सब लोगों को एक ऐसा रिसर्च डॉक्यूमेंट भी दिया है और उस समय की परिस्थितियों से शिक्षा लेने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि रामचरितमानस से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है, बच्चों को भी सीखने को मिलता है और परिवारी जनों को भी गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, इसकी भी शिक्षा मिलती है। अब मैं निवेदन करूंगा। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि मानस का महत्व तब भी था, आज भी है और हमेशा बना रहेगा। सिर्फ एक लाइन में 2 लाइन बताना चाहती हूँ आपको कि इसकी रचना कब हुई थी और आज तक ये सोचिए चला आ रहा है। इसके जैसे महान ग्रंथ सादर शिवहि नाई अब माथा वर्णऊ विशद राम गुण गाथा संबद 1631 करऊ कथा हरिपद हरिशीसा नौमी भौम 12 मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जहि दिन राम जन्म सुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। 1631 से लेके अभी तक यदि जिस ग्रंथ का महत्व बना हुआ है वो आगे भी बना ही रहेगा। ऐसी भावना के साथ हम आपसे बिल्कुल, हम सब लोग डॉक्टर सत्या होप टॉक और मीट के कार्यक्रम के माध्यम से नारी शक्ति का आह्वान करते हैं और सत्य नारी शक्ति के कार्यक्रम में अनुज्ञा, जिसमें कि खास तौर पर अपना द्वितीय शुरुआत करने वाली महिलाओं को सम्मानित करते हैं। आपने अपने जीवन में, अपने कैरियर में पढ़ाई के बाद काफी दिन तक ब्रेक लिया था और उसके बाद फिर से शुरुआत किया था। जैसा कि मुझे पता है, आप अपनी स्टोरी छोटी सी बताएं और एक कोई भी कविता नारी शक्ति के हिसाब से सुनाने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है। मैं जबलपुर की बेटी हूँ, नर्मदा तट की, जो वहां से मैं आपको सभी को करवद्य प्रणाम करती हूँ। नर्मदा की ही बेटी हूँ और बिंद टाइगर जो सफेद शेर की धरती है, इधर मैं आई हूँ। यहाँ की
बहू बन के, पुत्री बन के मैं आप सबके सामने आई हूँ। मेरे जीवन में शुरू से बहुत ही संघर्ष पहले तो नहीं थे, क्योंकि पापा ब्रांच मैनेजर थे बैंक में, तो सुख सुविधा से तो कोई कमी न थी, पर माता जी की तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, और जब मैं 7th-8th में आई तो वो चल फिर नहीं पाती थी, तो हम लोगों के ऊपर बहुत भार पड़ गया कि काम भी करना पड़ता था और प्लस स्कूल भी जाना, फिर लौट के आना। फिर जब वो माता, लेकिन वो इतनी सक्षम और विदुषी महिला थी कि जो रामायण की लगन मुझे लगी उन्हीं से लगी, और वो बैठे बैठे ही अपने अनुभव से हम लोगों को सारी चीजें सिखा देती थी। लेकिन एक संघर्ष हम लोग के जीवन में वहां से शुरू हुआ, और उस संघर्ष से लड़ना हमने सीखा। इसके बाद जब हाँ कॉलेज आई, तो कॉलेज में ही पढ़ाई चालू कर दी थी, पढ़ाई में तो रुचि थी ही, और पीएससी की तैयारी कर रही थी। उसी समय शादी हो गई, एमए कर रही थी। पर आगे मेरी माता जी मुझे देखने गई थी उसमें ससुराल से, तो मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात कही थी कि मम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरी पढ़ाई ना रोकी जाए। तो उस बात को उन्होंने अंत तक निभाया। अब नहीं है, मेरी दोनों माताएं नहीं है, लेकिन मैं दोनों को नमन करती हूँ, क्योंकि उन्हीं ने मेरे व्यक्तित्व को बनाया और संवारा है। और मेरी एक माता ने तो मुझे सिखाया और दूसरे ने मुझे हौसला दिया आगे बढ़ने का। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरी सासू माँ कहती थी तुम पढ़ो, तुमने कहा था कि तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ो, घर में मत बैठो। तो मैंने दोबारा शुरुआत की बच्चों के लिए, पहले छोड़ दिया था, 5-6 साल ब्रेक लिया। उस समय सिर्फ बच्चों को पढ़ाया, बच्चों के लिए ध्यान दिया। लेकिन जब बच्चे थोड़ी बड़े हो गए तो वो खुद मुझसे कहने लगे, मम्मी मेरे दोस्त की जो मम्मी है वो तो पढ़ाती है, आप नहीं पढ़ाती हो, आप भी पढ़ाया करो। तो फिर से मेरे मन में लगन चालू हुई और मैंने पीएचडी किया। उसके बीच में 1 साल वहां भी गई, कोर्ट भी गई, और कोर्ट में जाके मैंने सोचा तैयारी कर लूं सिविल जज की। लेकिन इतना ज्यादा भाव था कि पढ़ा मैंने, पर उतनी मेहनत में नहीं कर पाई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरी साहित्य में रुचि है और हिंदी मेरी खास विशेषता है, तो क्यों ना मैं इसी को अपना लूं। तो मैं सिर्फ आज जब कॉलेज जाती हूँ तो अपने बच्चों को ये समझाती हूँ कि देखो बेटा, मुझे बताने वाले कोई नहीं था कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। जो मेरा मन पढ़ता गया मैं पढ़ता गया। लेकिन आप मेरे से पूछो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि जब मैं एलएलबी की बात करती हूँ तो वो मेरी पीएचडी की जगह में कहीं काम नहीं आती। ज्ञान जरूर है, लेकिन जब मैं एलएलबी के क्षेत्र में जाती हूँ तो वहाँ पीएचडी काम नहीं आती। लेकिन दोनों चीज में हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कॉलेज में यही बताती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ, उनको क्लास में अपनी कभी कभी कहानी भी सुनाती हूँ और कुछ शिक्षाप्रद बातें करती हूँ कि बेटे आपको भविष्य में क्या करना है, आप मुझसे जानिए, मुझसे पूछिए, कभी भी किसी भी वक्त में तैयार हूँ। और ये मेरी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मैं आज भी कर रही हूँ। और मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब रास्ते में मुझे कोई लड़का मिलता है और कहता है कि मैडम आपने बताया था, आज मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने भविष्य में कुछ किया है अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छी होती है। देश के एक छोटे से भाग पर आप उपस्थित थी अभी तक आपने गिने चुने लोगों को मार्गदर्शित किया है और उनके द्वारा आपने वो रिस्पांस पाया है। भारत के सबसे बड़े कार्यक्रम नीट डॉक्टर सत्या होप टॉक में आपका स्वागत है। आपके टैलेंट को पूरे विश्व में अगर महिमा मंडित करने में मैं थोड़ी भी भूमिका अदा कर पाया तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। मुझे विश्वास है। हाँ बताएं। शिक्षा के लिए भिक्षा कार्यक्रम में मैं आपको सम्मानित करते हुए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, जमी बस नहीं है मेरी, अभी आसमान बाकी है, अभी आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी न समझो, समुंदर की बेबसी न समझो, जितनी गहरी अंदर है उतना तूफान बाकी है, उतना तूफान बाकी है। क्या बात, ये मैं आपको समर्पित करती हूँ। थैंक यू। मेरा हौसला और बढ़ गया। आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे खुशी है कि आजीवन सदस्य के रूप में डॉक्टर अरुणा पाठक हम लोगों के साथ जुड़ चुकी हैं।
इनके इसी प्रतिभा के कारण, बहुत सारे मोटिवेशनल विचार के कारण और इनकी वाक क्षमता के कारण हम लोग अपने सदस्य में स्थान दिए हैं और हम चाहते हैं कि इनके द्वारा हमेशा ही हमारे ग्रुप के लोग, हमारे साथ जुड़े हुए लोग कुछ चेतना पाएं, कुछ विचार पाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा कि एक कविता कोई भी जिसको आप अभी समझें उसको प्रेजेंट करें पहले। बहुत धन्यवाद। मेरी जैसे मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि बहुत से रास्ते हैं आपके पास, तो कौन सा रास्ता है जो आपको चुनना है और उसमें आपको चलना है, तो उसी के लिए मैं उनको रास्ते ही बताती हूँ अपने रास्ते के द्वारा। रास्ते ही रास्ते हैं, रास्ते ही रास्ते हैं, सब इंसान के वास्ते हैं, इन रास्तों के अंदर भी रास्ते ही रास्ते हैं और उन रास्तों के अंदर भी छोटे छोटे रास्ते हैं। रास्ते ही सब इंसान के वास्ते हैं, इन रास्तों के अंदर भी रास्ते ही रास्ते हैं, उन रास्तों के अंदर भी छोटे छोटे रास्ते हैं। देखिए कहाँ जाते हैं, कितने रास्ते हैं। यह एक रास्ता है जो जाता है मेहनत की ओर, सपने देखकर कर्म करने का, लगन परिश्रम के पसीने से सींचने का, जिस पर उगते हैं सुंदर सुंदर फल, पसीने के द्वारा उगते हैं सुंदर सुंदर फल। चुनाव आपको करना है, रास्ता कौन सा है। सभी के लिए रास्ते हैं। यह रास्ता सबके लिए है। हाँ, रास्ता सबके लिए है। कौन सा रास्ता जाता है? यह रास्ता ले जाता है आध्यात्मिकता की ओर। यह रास्ता ले जाता है आध्यात्मिकता की ओर, जहां मैं को भूलकर सौ को अपनाना पड़ता है, जहां मैं को भूलकर सौ को अपनाना पड़ता है। पराशक्ति पर विश्वास कर खुद को मिटाना पड़ता है, पराशक्ति पर विश्वास कर खुद को मिटाना पड़ता है। यह रास्ता ले जाता है भूखमरी और बेचारी भ्रष्टाचार की ओर। यह रास्ता ले जाता है भ्रष्टाचार की ओर, जहां से सिर्फ निराशा आती है आम जनों की ओर, जहां से निराशा आती है सिर्फ आम जनों की ओर। यह सीलन भरा रास्ता, यह सीलन भरा रास्ता ले जाता है नारी के आंसुओं से, सींचा जाता है नारी के आंसुओं से। जहां कूड़ेदान पर मिलती हैं बेटियां, जहां कूड़ेदानों पर मिलती हैं बेटियां और डिब्बों में बंद मिलते हैं कन्या के भ्रूण हत्या के निशान, कन्या भ्रूण हत्या के निशान। तो एक ये रास्ता भी है जो अनुचित है, सभी को पता है। लेकिन कुछ रास्ते अनुचित भी हैं, जहां जलाई जाती है नारियां सिर्फ दहेज के लिए, जहां जलाई जाती है नारियां सिर्फ दहेज के लिए, या दफन हो जाती हैं उनके स्वप्न नारियों के, जहां पे दफन हो जाते हैं नारियों के। तंग गलियों से गुजरकर यह रास्ता जाता है उन बच्चों की ओर, ध्यान से सुनिएगा, किन बच्चों की ओर। तंग गलियों से गुजरकर यह रास्ता जाता है उन बच्चों की ओर जिनके एक बाप नहीं अनेक बाप होते हैं, उनके एक बाप नहीं अनेक बाप होते हैं, लेकिन कोई उन्हें अपना नाम नहीं देता, कोई उनकी शिक्षा का पैगाम नहीं देता, लेकिन कोई उन्हें अपना नाम नहीं देता। और यह सुंदर सा रास्ता चलता है, जहां चलते हैं बड़े बड़े डिग्रीधारी, जहां जाते हैं बड़े बड़े डिग्रीधारी, लेकिन बेरोजगार होकर रह जाते हैं, बेरोजगार होकर रह जाते हैं और चले जाते हैं निराशा और अवसाद की ओर, चले जाते हैं निराशा और अवसाद की ओर। ऐसे रास्तों के अंदर भी छोटे छोटे रास्ते हैं जो ले जाते हैं कई बार हमें नरक की ओर, कई बार हमें नरक की ओर। लेकिन सभी रास्ते ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। आगे यह रास्ता ले जाता है फलों से भरा हुआ है, जहां उगते हैं कीचड़ में कमल, फलों से भरा हुआ है जहां उगते हैं कीचड़ में कमल, और स्वयं के कर्मों से पूजे जाते हैं, स्वयं के कर्मों से पूजे जाते हैं, और खुद वो अपना रास्ता खुद से बनाते हैं, वो अपना रास्ता से बनाते हैं। जहां लगता है विश्वास, लगन, मेहनत, परिश्रम, लगता है विश्वास, लगन, मेहनत और परिश्रम, सादगी, अहिंसा और परमो धर्म, सादगी, अहिंसा और परमो धर्म दूसरों के लिए। अब विचार आपको करना है कि रास्ते तो बहुत है, किस रास्ते पर आप जाना चाहेंगे। रास्ते ही रास्ते हैं, सब इंसान के वास्ते हैं, रास्ते ही रास्ते हैं।
अर्चना पांडे जी देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, सादर धन्यवाद। उन्होंने बहुत सारा अप्रिसिएशन भेजा है। बाकी लोग भी देख रहे हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं कवि के साथ कॉफी, कहां से जहां तक की यात्रा है, जनमन संदेश पेज पर। आज हम सबके साथ डॉक्टर अरुणा पाठक जी रीवा और जबलपुर से, दोनों जगह से हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रही हैं, शिक्षा के कार्यक्रम में अपनी उपयोगिता बता रही हैं। आज हम सब लोग कुछ ऐसी बातें करें जो आज के समय में किसान आंदोलित हैं, परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि इस समय 26 जनवरी का दिन हम लोग मनाएंगे नहीं, ट्रैक्टर आंदोलन करेंगे, ऐसे चलेंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीजें होते हुए भी किसानों की समस्या जरूर उठनी चाहिए, लेकिन इस तरह से आतुरता से कभी कभी काम बिगड़ भी जाता है। तो मैं चाहता हूं कि यदि किसानों के विषय में कोई भी ऐसी बात हो जिसको रखने से समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, आप जरूर रखिए। देखिए, मैं किसान के पक्ष में हूँ, पर जो आज किसान आंदोलन हो रहा है उसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि किसान आंदोलन तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपनी वेदना को लेके जाएं और सुनाएं। सदियों से उपेक्षित हरिया का जो हालत हरिया की थी, वो हालत आज भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है, किसान जहाँ थे वहीं पर है। और प्रेमचंद का जो किसान है वो आज भी उपेक्षित है और शोषित है, पीड़ित है। अभी हमारे यहाँ रीवा में ही एक किसान सम्मेलन हुआ था, जहाँ मैं भी गई थी बोलने के लिए, और मैंने उनकी वेदनाएं देखी और उनकी समस्याएं देखी। तो ये वो किसान नहीं है जो ट्रैक्टर लेके आज रैली कर रहे हैं, ये वो किसान नहीं है जो बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं और जो जाके वहां पर हिंसा कर रहे हैं, ये वो किसान नहीं है। असली किसान तो अपनी वेदना लिए घर में बैठे हैं, और जो धरना दिए हैं उनको बरगलाया गया है, उनको सिखाया गया है, या जो किसान कुछ होंगे भी तो उनने जो आज करके दिखाया है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हाँ, जैसे मैं पहले उन किसानों के लिए थोड़ा बोलूंगी कि जो शोषित है, पीड़ित है, उनके लिए। आओ सुनाए तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाए तुम्हें एक कहानी, इसमें न राजा है न रानी, इसमें न राजा है न रानी। हरिया एक किसान दिन भर करता है खेतों में काम, आज भी दिन भर करता है खेतों में काम। घर में बच्चे भी हैं 4, और जो करते हैं पिता की सहायता दिन रात, जो करते हैं पिता की सहायता दिन रात। बीवी खाना बनाकर खेतों पर पहुंचती है, फिर सारा समय काम पर बिताती है। दिन भर करते हैं सारे काम, लेकिन नहीं मिलता उन्हें परिश्रम, नहीं मिलता, कितना भी करे श्रम, नहीं मिलता है धन। चाहे बिटिया ना ब्याही जाए, चाहे लड़के ना वो पढ़ाए जाए, तो वो बच्चे न घर के न घाट के। आज स्थिति इतनी कठिन है, किसान देख रहा, कहीं मौसम मांगता है तो कहीं सदियां रुलाती हैं, और वो आज भी रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसमें आज के बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उन किसानों की बात उठाई जो अपने घर में है, वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। कवि कमल किशोर मिश्र जी भी उपस्थित हो चुके हैं, सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना पांडे जी अपना कमेंट कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं आपको। मैं भी सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सभी लोगों का। थैंक यू, थैंक यू। कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देना हमेशा ही कवि का काम रहा है, लेकिन कविताओं के साथ साथ चर्चा करके शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना हम लोगों ने शुरुआत किया है। शिक्षा दान महादान है, जैसा कि आपने पहले भी बताया था। इसके माध्यम से समाज के हर वर्ग तक सही शिक्षा और समय से शिक्षा पहुंच पा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन का यह लाभ है, लेकिन बहुत सारे लोग जब तक मोबाइल पर नहीं आएंगे तब तक हो सकता है हम लोग बहुत कुछ लिख चुके होंगे। धीरे धीरे ही चल के यह जो वीडियो कंटेंट बन रहा है, ये बहुत साल तक ऐसे ही चलता रहेगा, और इसको आज भी लोग देखेंगे, आज से 10 साल बाद भी लोग देखेंगे। हम लोग 10 साल बाद की जनरेशन के लिए जो डेवलपमेंट आज कर रहे हैं, मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ आप जैसे सदस्य जुड़ रहे हैं। कृपया आप कुछ ऐसी चीज बताइए जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और बच्चे खुश हो। बच्चों के लिए तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि आप अपने लिए कुछ चीजें निर्धारित करें। सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े बड़े लक्ष्यों को लेकर ना चलें,
छोटे छोटे लक्ष्य को लेकर चले। जैसे हम महिलाएं हैं, जब हम घर में होते हैं तो आटा सानते हैं और ढेर सारी हमें रोटी बनानी होती है, तो बहुत लगन और प्रयत्न करते हैं, हम एक एक रोटी को बेलते हैं, फिर तवे में डालते हैं, फिर सेकते हैं, फिर जाके रोटी पकती है। अगर हम आटा देख के ही सोच ले कि इतना बड़ा लक्ष्य है तो हम रोटी बना ही नहीं सकते। ये बहुत घरेलू महिला की तरह मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे कठिन रोटी ही है, सबसे कठिन रोटी ही है ना। हाँ, छोटे छोटे लक्ष्य को लेकर अगर हम चलते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। सीधे हम बड़े ओल नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात है कि आप ये मत सोचो कि आप किसी से कम हो, आप में कोई कमी है, क्योंकि आप जैसे भी हो विशेष हो, आपको भगवान ने बनाया है, आप में कोई ना कोई क्वालिटी है, तभी आप इंसान बने हो, जानवर नहीं बने हो। तो दूसरी विशेषता ये होती है। तीसरी बात ये होती है कि आप हमेशा ये सोचो कि आप में कौन सा गुण है। शिक्षा का गुण है तो उससे बड़ा कोई गुण ही नहीं है। मान लीजिए अगर शिक्षा का गुण नहीं है तो कोई ना कोई हुनर आप में होना चाहिए, तो आप उस हुनर पे फोकस करो। अगर उस हुनर को भी आप निखार लेते हो तो आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हो। जैसे अभी की शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति। जी जी जी, बताएं 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 शिक्षा नीति पर। नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति में भी जैसे मातृभाषा की शिक्षा दी गई है, फिर रोजगार के लिए जो उपाय किए गए हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आई। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी ही करो। आपको जो वर्क पसंद है, जो काम पसंद है, आप उसकी पीएचडी करो और उसमें महारत हासिल करो, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आप हर कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आप अपनी श्रेणी देखो, आप उसके अनुसार कार्य करो, तो आप सफल होंगे। मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट हमेशा यही सिखाता है कि जिस चीज से आपको रोजगार मिल सके उसको आप अपनाएं और शुरू से अपनाएं। इसीलिए हम लोग महिलाओं को जो घर में बैठी हैं उनको हम लोग खास तौर से आह्वान करते हैं कि वे अपने रुचि की चीजों को यहाँ प्रेजेंट करें। हम लोग रोज ही कम से कम कुछ विषय रखते हैं जिस पर बोलने का अभ्यास करवाते हैं। लोग वोकल होंगे तभी उनकी बात और लोगों तक पहुंचेगी और उनका रोजगार भी बनेगा। मोम के दल ओस गीले बांध लेंगे क्या तुझे, व्योम के बंधन सजीले राह की बाधा बनेंगे, तितलियों के पर रंगीले विश्व का कृंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आपका पुनः स्वागत करते हैं अरुणा जी। आप बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा हुआ आपकी कविता भी सुनने मिल गई, बढ़िया हुआ। मेरी कविता नहीं है ये, हमको लगता है महादेवी वर्मा की कविता है या किसी वरिष्ठ जी। चलिए हमको याद है, चलिए हम हिंदी के नहीं है लेकिन फिर भी मुझे याद है, भूला नहीं है। बहुत प्रेरणा मिलती है इस कविता से। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कविता भीख को हमें एक बार पुनः सुनाएं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ था और मुझे वो कविता बहुत अच्छी लगी। हाँ, भिखारी कविता वास्तव में उन भिखारियों के लिए आज एक सबक है जो नकली बन के बैठ जाते हैं और उनका रोजगार नष्ट कर देते हैं। तो मैंने उन्हीं से प्रेरित होकर ये कविता लिखी थी कि भिखारी बनना आसान नहीं, भिखारी बनना आसान नहीं, रखना पड़ता है गिरवी अपना अहम, अपना मान, अपना सम्मान को मिटाना पड़ता है, सम्मान को मिटाना पड़ता है, और बाड़ी में रखनी पड़ती है मिठास, और बाड़ी में रखनी पड़ती है मिठास, कुछ भी कहें लोग लानी पड़ती है मिठास, और शरीर में लानी पड़ती है मलिनता, शरीर में लानी पड़ती है मलिनता, आंखों में लाचारी बेबसी सी लानी पड़ती है, या कोई दैहिक अपंगता, या कोई दैहिक अपंगता, शरीर के साथ साथ मन को भी अकर्मण्य बनाना पड़ता है, शरीर के साथ साथ मन को भी अकर्मण्य बनाना पड़ता है, रखना पड़ता है भाग्य पर भरोसा, रखना पड़ता है उसे भाग्य पर भरोसा,
ईश्वर पर आस्था रखनी पड़ती है, उसे ईश्वर पर आस्था। कभी कभी मिल जाता है बहुत कुछ खाने को, कभी कभी मिल जाता है उसे बहुत कुछ खाने को, और कभी पड़ जाते हैं लाले, कभी पड़ जाते हैं लाले। तो कभी कभी उसकी शारीरिक अपंगता भी उसे दे देती है लाचारी, तो कभी कभी पारिवारिक कारण भी उसे बैठाल देते हैं भीख के लिए, तो पारिवारिक कारण भी बैठाल देते हैं। बेटा निकाल दिया उसे घर से, कहाँ जाए क्या करे, ऐसी है लाचारी। पर ऐसे लाचार लोगों के बीच में कुछ ऐसे भी हैं जो उसे रोजगार बना लेते हैं, बेबस हैं, लाचार बना लेते हैं, और अपने कर्मों से उसे उपहास का पात्र बना देते हैं, अपने कर्मों से उसे उपहास का पात्र बना देते हैं। मुझे भी आज ऐसा लगता है कि जैसे किसान आंदोलन के बीच में कुछ ऐसे ही लोग घुस गए हैं जो उनके साथ छल कर रहे हैं। आपकी शंका कहीं निर्मूल नहीं है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात होगी तभी आपने ऐसी बात कही है। मैं विश्वास करता हूं कि कुछ दिनों बाद जल्दी ही ये लोग अपने जिद से हटेंगे और कोई बीच का रास्ता हो जो सबके लिए ठीक हो, उसको अपनाएंगे। एक कविता और है जो मैं बहुत कई बार पढ़ता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति में एक बार फिर से पढूं। मुझे इनके लेखक का नाम पता नहीं, जो सुनेंगे हो सकता है इस पर कमेंट करके बताएंगे। तो प्रबल झंझावात में मन, प्रबल झंझावात में तू, बन अचल हिमवान रे मन, प्रबल झंझावात में तू, बन अचल हिमवान रे मन। हो बनी गंभीर रजनी, सूझती हो नहीं अवनी, हो बनी गंभीर रजनी, सूझती हो नहीं अवनी। टलन अस्तांचल अचल में, बन सुवर्ण विहान रे मन, प्रबल झंझावात में तू। आप सुनाए। मैं एक बीच में अपने बच्चों के लिए, अगर आप शिक्षा के लिए भिक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैंने पढ़ा था, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ा था कि मदन मोहन मालवीय जी पहले व्यक्ति थे जो शिक्षा के लिए भिक्षा लेने, सबसे पहले वो भिक्षा लेने कश्मीर में काशी नरेश के पास गए थे। तो काशी नरेश से उनने कहा था कि मुझे पहला विश्वविद्यालय बनाना है। तो काशी नरेश ने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, सुबह से शाम तक जितना चल सको उतना चलो, उतनी भूमि मैं तुम्हें दान दूंगा। तो वो सुबह मदन मोहन मालवीय जी दूसरे दिन सुबह से उठे और चलना चालू किए, और जितनी भूमि दिखाई दे रही है उस भूमि तक वो थक गए, रुके नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि कुछ हमको भूमि ज्यादा मिल जाए, और वो चलते रहे, निरंतर चलते रहे। और मेरे ख्याल से करेक्ट आंकड़ा याद नहीं है, 1350 कुछ ऐसा कुछ आंकड़ा, कि उनने इतने चला कि उनको इतनी भूमि प्राप्त हुई। और उसके बाद वो जगह आज तक उसमें निर्माण हो ही रहा है। बिल्कुल। इतने गांव, इतने राजा, उन्हें इतने हाथी, इतने घोड़े, पूरा उसका वर्णन है कि इतना राजा ने दिया। उसके बाद वो चलते चलते जब हैदराबाद के निजाम के पास भी गए भूमि के लिए, तो हैदराबाद के निजाम को गुस्सा चढ़ी थी, उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो उनने अपनी जूती दे दी, बोले ले जाओ, तुम्हारी शिक्षा के लिए मेरी जूती है। लेकिन वो मदन मोहन मालवीय जी, उन्हें सोचा अब कैसे सबक सिखाया जाए, तो वो जूती लेके सरेआम बाजार करने बैठ गए, उसकी जूती को ही नीलाम करने लगे। तो जब निजाम की जो माँ है उनको सुनाई दिया कि बताओ वो जूती नीलाम कर रहा है मेरे बेटे की, और अगर किसी ने कम पैसे में खरीद ली तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उनने जाके समझाया निजाम को, तो निजाम की समझ में आया उनका टैलेंट, और उनने उनको बुलाया, और वास्तव में उनको फिर धन दान दे के और जितना हो सका वैसे कर सका। तो मैं ये कहती हूँ कि आज के जमाने में राजा नहीं है, लेकिन आपकी शिक्षा की भिक्षा के लिए बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग हैं, यही वो लोग हैं जो आपको भिक्षा दे सकते हैं इस कार्यक्रम के लिए। और इसी भिक्षा से जो शिक्षा चलेगी उसमें सभी का नाम आएगा, और आगे जाके इतिहास में ये नाम भी अमर होगा। बस इसी से मैं आशीर्वाद दूंगी। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना
महत्वपूर्ण विजन इसके लिए दिया। और मेरा इच्छा है, मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से निवेदन भी किया है और सरकार से भी बार बार निवेदन करता हूं कि एक ऐसा आदेश पारित करें कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पढ़ाने वाले किसी भी अध्यापक को, चाहे वो किसी भी विद्यालय का हो, इंटर कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटीज का हो, तो उसको कुछ ऐसा मिले क्रेडिट कि अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में खुलेआम अपनी शिक्षा को बांट रहा है तो उसको कुछ उसके अपग्रेडेशन में मिले, कुछ ऐसा मार्क मिले, कुछ पॉइंट मिले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इसको गिना जाए और उसको एप्रिसिएशन मिले, सम्मान मिले उस विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस चीज को अपनाएंगे और जो सर्व शिक्षा की नीति है वह बहुत आसानी से हम लोग पूरा कर पाएंगे। नीतियां बनाना आसान है, उसमें सही संसाधन का सही सदुपयोग कर लेना बहुत कठिन है, लोग रुचि से करते नहीं है। यदि ये संसाधन इतना आसान है, हम लोग घर बैठे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अगर शिक्षक सप्ताह में एक दिन, ना सप्ताह में 15 दिन में एक दिन आधे घंटे अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विषय को, चीजों को रखेंगे तो कितना सारा कंटेंट डेवलप होगा जो कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही उपलब्ध हो जाएगा और ये सर्व शिक्षा का अभियान पूरी तरह से सफल हो जाएगा। 2022 तक हमने सपना देखा है कि 2022 तक कम से कम सर्व शिक्षा का अभियान पूरा हो जाए। तो मुझे विश्वास है कि बाकी लोग भी इसको अपनाएंगे। आगे आप कुछ सुनाना चाहे कविता तो सुनाए। एक मैं बच्चों के लिए एक छोटी सी स्टोरी मोटिवेशनल, जैसे मैं अक्सर सुनाया करती हूँ तो मैं सुनाऊंगी बच्चों के लिए कि एक बार एक मूर्तिकार रहता है और मूर्तिकार सोचता है कुछ दिन मैं तीर्थ यात्रा में जाऊं, तो वो जाता है रास्ते में, तो उसने सोचा कि मैं गंगा नहा के आता हूँ। तो जब वो गंगा नहाने जाता रहता है तो उसे एक पत्थर पड़ा मिलता है, तो उस पत्थर को लेके वो सोचता है कि मैं मूर्ति यदि बना दूं तो कितना अच्छा होगा, मैं गंगा नहाने तो जा ही रहा हूँ और साथ में मेरी मूर्ति भी बन जाएगी। तो उसने एक पत्थर उठाया, उसको मारा पीटा और कोशिश की, तो भी वो पत्थर अचानक रो पड़ा और भाव, ऐसा कहा जाता है, मेरे ख्याल से आज तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस पत्थर से मूर्ति नहीं बनी। तो वो पत्थर को वही छोड़ा उसने, और उसी के बगल में एक दूसरा पत्थर पड़ा हुआ था, उसको वो उठाता है और उसमें सुंदर सी मूर्ति गढ़ता है और उसको वहीं छोड़ देता है, मूर्ति गढ़ के, और आगे बढ़ जाता है गंगा स्नान के लिए। तो रास्ते में एक मंदिर बना हुआ होता है, उस मंदिर में मूर्ति की जरूरत होती है। तो वो कहता है कि मैं अभी अभी एक मूर्ति बना के आया हूँ, आप उस मूर्ति को जाके उठा लाइए। तो जो जाते हैं उस मूर्ति को उठाने, तो उस मूर्ति को भी उठाते हैं और उस पत्थर को जो पहले उसने पीटा था उसको भी उठा के ले आते हैं। तो ला के एक को तो भगवान बना देते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना होने लगती। दूसरा पत्थर उसको उठा के किनारे वहां रख देते हैं, तो जो हर व्यक्ति आता है तो भगवान की पूजा करता है, उसमें नारियल फोड़ता है आके। तो सब बोलते हैं कि अरे बताइए, मैं तो पीटा जा रहा हूँ, डेली पीटा जा रहा हूँ, यहाँ लोग 50-100 नारियल रोज फोड़ते हैं और मैं पीटा जा रहा हूँ आज भी, और ये पत्थर को देखो भगवान बन गया है। तब वो पत्थर कहता है कि सुनो, जिसको मार पड़ती है, जिसको चोट खाने की क्षमता होती है, जिसमें संघर्ष की होती है, जिसमें जिजीविषा होती, वही व्यक्ति भगवान बनता है, और नहीं तो तुम्हारे जैसे रोज मार खाते हैं लेकिन इंसान नहीं बनता, इंसान नहीं बनता। ऐसी मैं अपने बच्चे को बोलूंगी, अभी आप पिटो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप संघर्ष करो। और इसी को मैं 4 लाइन कविता से बोलूंगी कि वसुंधरा पर जन्म लेने वाला, चाहे वह खगकुल, वनकुल या नवकुल हो, खगकुल, वनकुल या नवकुल हो, या श्रेष्ठ कोई मानव जाति, जन्म से लेके मरण तक संघर्ष सबको करना पड़ता है, जन्म से लेके मरण तक सबको करना पड़ता है। चाहे करो संघर्ष जिजीविका के लिए, चाहे करो अपने अस्तित्व के लिए, संघर्ष जीवन से मरण तक हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। हर समय प्राणी जीने के लिए संघर्ष करता है, अपने सपने सच करने के लिए संघर्ष करता है। चींटी भी संघर्ष करती है, हाथी भी संघर्ष करता है, वो इंसान भी संघर्ष करता है जो कुछ नहीं करता, खाने के लिए संघर्ष करता है, और जो पद में बैठा है वो भी दिन रात संघर्ष करता है। तो संघर्ष को अपने जीवन का अंग बनाएं। सभी बच्चों से इतनी ही गुजारिश है बहुत लंबी पर मैं थोड़ी ही पढ़ूंगी। तो मैं एक कविता और पढ़ता हूँ, किसी श्रेष्ठ की है, जो लोग देखेंगे वो इस पर कमेंट करेंगे, जो लोग सही कमेंट करेंगे पहला, उनके साथ मैं यही चर्चा करूंगा। हो गए हैं स्वप्न सब
साकार कैसे मान लूं मैं, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान लूं मैं, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार बढ़िया। कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, आ गया स्वातंत्र फिर भी चेतना आने न पाई, आ गया स्वातंत्र फिर भी अनु, चेतना आने न पाई, प्रगति के नाम श्रद्धा और श्रम को दी विदाई, इस भयंकर मौज को पतवार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। इसी कविता के साथ हम विराम लेते हैं। आप आगे भी कविताओं का पाठ हमारे कार्यक्रम में कर सकती हैं। आपकी बातें बहुत ही प्रेरणादायी हैं। मुझे विश्वास है कि आगे भी जब भी समय मिलेगा आप हमारे कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होंगे। सादर धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को अभी यहाँ रोकते हैं। थोड़े ही देर में प्रभाकर सिंह चंदेल जी, जो कि एक कृषक हैं, पूर्व शिक्षक भी हैं, हम सबके बीच अपनी कविताओं के माध्यम से कवि के साथ काफी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। नेटवर्क की समस्या के कारण डॉक्टर अरुणा पाठक जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैं एक बार पुनः फिर से लेने की कोशिश करता हूं। फिर हम लोग क्या विराम लें कि अभी कुछ सुनाना है? यदि रुचि हो तो कुछ सुनाएं। आप कहें। एक अगर नागफनी आपने बोला था। जी नागफनी सुना लेती। जी नागफनी के द्वारा मैं लोगों को ये प्रेरणा दूंगी कि नागफनी उसके जो गुण है वो किसी को पता नहीं है, इसलिए वो उपेक्षित है। इसी तरह आपके भी जो गुण हैं वो उपेक्षित कब तक है, जब तक आप सामने नहीं लाते। तो यदि आप अपने गुणों को सामने ले आते हो तो हर व्यक्ति आपको पूजेगा और जानेगा। तो नागफनी से अपन सीखते हैं कुछ। जिसे लोग समझे नागफनी सा, जिसे लोग समझे नागफनी सा, वह बंजर शुष्क सी जमीन पर निर्जन स्थल पर चुपचाप खड़ा रहता है, चुपचाप खड़ा रहता है। नहीं करता वह कोई सवाल, नहीं करता कोई सवाल। देखकर उसके कांटों को, देखकर उसके कांटों को अक्सर उसे चिढ़ाया करते थे गेंदा और गुलाब, अक्सर उसे चिढ़ाया करते थे गेंदा और गुलाब। देखते ही देखते बगिया में खिल गए गुलाब, देखते ही देखते बगिया में खुल गए गुलाब। छा गई सुंदरता चहुओर, समय बीता और झड़ गए, समय बीता और झड़ गए। गेंदा भी आया खिला और चला गया, गेंदा भी आया समय से और चला गया। लेकिन नागफनी गर्मी धूप बारिश में खड़ा मुस्कुरा रहा, गर्मी धूप बारिश में खड़ा मुस्कुरा रहा। आज भी लंबे समय के बाद उसमें फूल खिला है, आज लंबे समय बाद उसमें फूल खिला है, पर उसे देखने कोई नहीं खड़ा है, उसे देखने कोई नहीं खड़ा है। जबकि उसमें है इतने गुण, जबकि उसमें है उतने गुण। सूजन घटाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता करता है, हृदय रोग में काम आता है, मधुमेह की शक्कर भी कम करता है, मधुमेह की शक्कर भी कम करता है। पर नहीं देखते लोग, क्योंकि नहीं जानते उसके गुण, नहीं देखते क्योंकि नहीं जानते उसके गुण। चाहे रेगिस्तान में हो सुंदरता, आज व्यक्ति से पे देखना चाहता है प्रकृति की सुंदरता या यौवन की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता या यौवन की सुंदरता। नागफनी आज भी अपने गुणों से भरपूर होने के बाद उपेक्षित है, ऐसे बहुत से गुण होने के बाद भी वह उपेक्षित है। तो मैं अब सभी को बोलूंगी कि आप अपने गुणों को सामने लाइए, अगर उपेक्षित नहीं रहना है। हाँ, गुणों पर फोकस करिए, जो भी है अपने टैलेंट पर फोकस करें। हम क्या कर सकते हैं, मुख्य बात है कि आप क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी का सदुपयोग हो सकता है। इतनी अच्छी
आयुर्वेदिक कविता सुनने को मिली। आप एक डॉक्टर सत्यप्रकाश के टैलेंट शो में आयुर्वेदिक कविता आज सुने हैं, नागफनी। आगे भी हम लोग कभी कुछ लेकर आते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने प्रेम से, अपने कहां से जहां तक की यात्रा, एक जनमन संदेश को आगे बढ़ाएंगे। सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।